गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स मैथ्स कोचिंग क्लासेस। आज अपन क्लास 10th की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 1 है आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले थोड़ा एटम के बारे में पता होना चाहिए। उसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, किसी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम क्या होता है, फिर एटम का मास क्या होता है, मास नंबर, उसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, उसकी वैलेंसी कैसे फाइंड की जाती है। अगर आप ये चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी है तो इसको थोड़ा सा लिंकअप कर लेंगे ना अपन, तो अपना चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आगे केमिकल रिएक्शंस आएगी तो उसमें वैलेंसी हो गई, ये सब चीज़ें बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, तो अपन थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं किसके बारे में, एटम के बारे में। व्हाट इज एटम? एटम क्या है? एटम है एन एटम। क्या होता है एक एटम? किसी भी मैटर का सबसे फंडामेंटल जो यूनिट होती है, सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है, वो क्या होता है? एटम होता है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। आप इसका साथ के साथ में नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो एटम क्या होता है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, यानी एक मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है, एक एटम होता है। ठीक है, अब एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, तो इसके बारे में जब रिसर्च स्टार्ट हुई तो बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने मॉडल दिए। थोड़ा एक जल्दी से अपन रिकैप कर लेते हैं 9th के लिए। तो फर्स्ट मॉडल आपको एटम से रिलेटेड दिया था किसने? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन मॉडल, जिसको अपन जे थॉमसन मॉडल को अपन प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, है ना। ये उसी का नाम है, एक मिठाई होती है प्लम पुडिंग नाम की, तो वो मॉडल बोलते हैं। या फिर अगर इसको अच्छे से समझना चाहे तो अपन इसको वाटरमेलन जो अपन खाते हैं, तरबूज, उसके एग्जाम्पल से भी अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो जे थॉमसन ने क्या बोला था कि जो एटम होता है ना, एटम, उसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज इवनली स्फेयर्ड होता है, यानी चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता है। ठीक है, जैसे आपने कभी वाटरमेलन खाया है तो वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पार्ट होता है वो सभी जगह फैला हुआ रहता है। तो उसको क्या बोला उसने? वैसे ही क्या है, पॉजिटिव वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वैसे ही इस एटम में इवनली स्फेयर्ड है। और जैसे तरबूज के अंदर जो बीज लगे होते हैं वाटरमेलन में, तो उसी की तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो ऐसे लगे हुए होते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर, इस तरीके से। तो उसका ये मॉडल जे थॉमसन ने दिया कि एटम में पॉजिटिव चार्ज इवनली स्फेयर्ड होता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लगे होते हैं। ठीक है, अब इस मॉडल की कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी? ये मॉडल एटम के एग्जिस्टेंस को प्रूफ नहीं कर पाया। कैसे? समझा नहीं पाया कैसे भाई। इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन ये बने कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अगर एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को ख़त्म होंगे, तो फिर एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ रहेंगे तो फिर इसकी इन सब क्वेश्चंस का आंसर जे थॉमसन के पास नहीं था। तो फिर अपना नेक्स्ट मॉडल जो आता है, जिसने एटम के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझाया, वो होता है सेकंड मॉडल अपना, रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा मॉडल? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल होता है, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने गोल्ड की एक पतली सी पन्नी ली। ठीक है, थिन, बहुत ही पतली। ठीक है, उस पर क्या हुआ, उसने अल्फा कण डाले उस पर, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। कौन सा चार्ज? ये चार्ज में पॉजिटिव होता है। और हीलियम जो होता है ना, हीलियम, उसका न्यूक्लियस क्या होता है? अल्फा कण, 2He4, ये होता है अल्फा कण। ठीक है, तो उसने क्या किया कि गोल्ड की जो पन्नी थी, ठीक है, उस पर अल्फा कण डाले। तो उसने देखा कि कुछ अल्फा कण तो बिल्कुल सीधे निकल गए,
उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसके रिजल्ट क्या निकले, कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण थोड़े से डिफ्लेक्ट में, मतलब कुछ किसी एंगल पे मुड़ गए, और लगभग 20,000 अगर अल्फा कण अगर अपन भेजते हैं तो उसमें से कोई एक अल्फा कण वापस 180 डिग्री में लौट के आ गया। तो उसने जो उसने देखा एक्सपेरिमेंट, उसके आधार पे उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एटम होता है ना, एटम उसका लगभग 99% पार्ट क्या होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है, कुछ नहीं होता है उसके अंदर। क्योंकि अल्फा कण क्या कर रहे थे, जा रहे थे और बिल्कुल स्ट्रेट निकल जा रहे थे। अब अगर बिल्कुल खाली होगा तो स्ट्रेट ही निकल जाएंगे। और उसके सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही डेंस है ये वाला, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो 180 डिग्री पे वापस टर्न कर दिए, मतलब उनके आगे कोई एक पॉजिटिव चार्ज वाले कोई एलिमेंट आया होगा, तभी तो वो वापस आ गए रिटर्न होके अल्फा कण। तो उसने बोला कि जो सेंटर होता है ना उसके, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, चारों तरफ, उस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ, ठीक है। तो ये उसने बोला प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, ये दोनों तो न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। अब वैसे तो इस मॉडल में भी स्टेबिलिटी का तो क्वेश्चन आता ही है, कि आगे जाके इस पे यही क्रॉस क्वेश्चन बना कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है, अगर इसके अनुसार ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या है ना, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन मैक्सवेल एक वैज्ञानिक है, उसकी इक्वेशन कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा ना, वो अगर ऐसे सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा ना, तो वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है। तो जैसे अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से चक्कर लगा रहा है, तो धीरे धीरे अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो अपनी एनर्जी अगर लॉस करेगा तो उसका ऑर्बिटल छोटा होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो किस में गिर जाएगा, वापस न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, और न्यूक्लियस में क्या है, प्लस चार्ज, प्रोटॉन। तो सेम जो जो जे थॉमसन में जो प्रॉब्लम आई थी कि प्लस और माइनस एक साथ नहीं आ सकते, वही प्रॉब्लम किस में आ गई, रदरफोर्ड मॉडल में आ गई। तो ये मॉडल वैसे फेल हो गया, लेकिन इसमें बहुत कुछ एक चीज़ अच्छी बात आई कि प्रोटॉन जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखते हैं, अपन ने क्या देखा कि एटम जो होता है ना, एटम में जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। अब देखो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल कम होता है। तो किसी भी एटम का अगर मुझे मास फाइंड करना है, तो जितना मास प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का होगा वही उस पूरे एटम का हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा इस एटम के अंदर कुछ ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन है, उनका मास तो बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल है, उसको आप छोड़ भी दोगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका मास नंबर ए, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी भी एलिमेंट में आपको ए फाइंड करना है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कर दो। अब देखो, कोई भी एलिमेंट है उसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, एक्स, जेड और ए। ये सब आपने 9th में पढ़ा हुआ है, बस आपको एक रिकैप करवा रहा हूँ ताकि आगे आपको वैलेंसी फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जेड क्या होता है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, एंड ए होता है एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर लिख लो, ठीक है। और ये एक्स क्या होता है, उसका सिंबल, जैसे आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक नंबर वो जो एलिमेंट होगा, तो आपने पढ़ा है 1 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, 2 पे हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 पे होता है बोरॉन, फिर 6 पे क्या होता है, कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन जिसको एन से डिनोट करते हैं, 8 पे ऑक्सीजन, फिर 9 पे
फ्लोरीन और 10 पे क्या होता है, नियॉन। ठीक है, ये 10 तक हो गए। अगर इससे आगे अपन बढ़ना चाहे तो देखो 10 के बाद 11 पे होता है सोडियम जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। 12 पे होता है मैग्नीशियम। 13 पे होता है एल्यूमिनियम। 14 पे होता है सिलिकॉन। 15 पे होता है फास्फोरस। 16 पे सल्फर। 17 पे क्लोरीन। 18 पे आर्गन। 19 पे पोटेशियम एंड 20 पे कैल्शियम। आपको 20 तक लर्न होना चाहिए, तो ये अपने काम में आ जाएंगे, है ना। तो इसमें ये सब क्या है, इसके एटॉमिक नंबर है जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया, एक बार बोल 2-3 बार जब आप इनको बोलोगे तो अपने आप लर्न हो जाएगा। जैसे मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो अगर मान लो जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, सोडियम का मैं अगर एग्जांपल लूँ तो सोडियम को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, उसका एटॉमिक नंबर है 23 और एटॉमिक मास नंबर है उसका 23। एटॉमिक नंबर 11 एंड एटॉमिक मास नंबर कितना है, 23 है। तो देखो इसमें जेड की वैल्यू क्या हो गई 11 और ए की वैल्यू क्या हो गई 23। क्लियर है इतना। अब देखो जो जिस नंबर का जितना एटॉमिक नंबर होगा ना उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। क्या, किसी एलिमेंट में किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें प्रोटॉन होंगे। तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने आ जाएंगे 11। और देखो कोई एटम है वो चार्ज तो होता नहीं है, न्यूट्रल होता है, तो उसके अंदर जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज भी होना चाहिए। तो 11 अगर प्रोटॉन हो तो अपने आप इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। और अगर आपको न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो अभी लास्ट में अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, A = क्या होता है P+N होता है। तो अगर N की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो A माइनस क्या हो जाएगा P, तो A माइनस P। A की वैल्यू यहाँ क्या है 23 और P की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप किसी भी एटम में या कोई भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये सब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और प्रोटॉन पे कितना होता है फिर देखो, जितना प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा उतना ही जितना नेगेटिव होगा प्रोटॉन उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1.6 × 10⁻19 कूलम भी किस पे होता है प्रोटॉन पे, लेकिन वो प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस में होता है। देखो ये है अब तक आपने पढ़ा है कितना, जो आपने लास्ट 9th क्लास में आपने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ से अपना चैप्टर क्या, ये चीज़ें अगर आपकी रिकैप हो गई अच्छे से तो अब चैप्टर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे वैलेंसी फाइंड करेंगे तब आपको पता होना चाहिए उसमें प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है ना, तो जब वो तो उसमें ये काम में आएगा। तो ये अच्छे से आप रिकैप हो गया ना आपका। तो अपन चैप्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में इतना ही रखते हैं। एक बार आप क्लास को अच्छे से देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और 10th की साइंस की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू।